तो हेडिंग डालना है हम लोगों को sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अंदर है, एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे। तो हम 2 तरह से इनको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी पे आइए, फिर अरेंजमेंट पे आते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये जो 3 के तीनों हैं ये तीनों बॉन्ड पेयर हों, मीन्स ये तीनों क्या बना रहे हो, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो और इनके पास किसी तरह का कोई लोन पेयर ना हो। ये पहली कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है sp2 में। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन ये पॉसिबल है कि इनके पास 2 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो। बस तीसरी पॉसिबल नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन में खाली एक ही पॉसिबल थी कि 2 क्या थे, उसमें बॉन्ड पेयर थे। अब बच्चों जब 3 बॉन्ड पेयर होगा और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर ज्योमेट्री, और जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो क्या कहेंगे, इर्रेगुलर ज्योमेट्री। इर्रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब जो नॉर्मल ज्योमेट्री है वो चेंज हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे शेप। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो प्लेनर होगी। प्लेनर का मतलब 3 एंगल बनेंगे 120 डिग्री पे। हम आपको बना के दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है BX3, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें देखिए बोरान के पास शुरुआत में पहली क्लास में हमने आपको बताया कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बोरान के पास, तो तीनों ने हैलोजन से रिएक्शन करा तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। बोलो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 बोरान के पास। तो इसने 3 हैलोजन से रिएक्शन करा तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। इसका मतलब कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है। तो इस स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे अरेंज हो सकता है, पूरा सर्कल जो है वो 360 का है, तो हम 120 का 3 बंटवारा कर लें। तो देखिए एक हैलोजन हमने यहाँ लगाया, एक हैलोजन हमने यहाँ लगाया और एक हैलोजन हमने यहाँ लगाया। इसी शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसी शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अब नहीं है, अब तो इसके साथ बॉन्ड बना चुके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें आ गया। अब देखिए ये जो एंगल है तीनों, ये कौन से एंगल हैं, 120। तो क्या ऊपर जो बात लिखी है आपको समझ में आ गई कि अगर ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, ज्योमेट्री होगी, तो 120 डिग्री के 3 एंगल बनेंगे और ये एग्जाम्पल इसको प्रूव कर रहा है। अब देखते हैं दूसरी बात, एक लोन पेयर। सपोज करिए एक लोन पेयर हमारे पास आ गया तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा और इसको हम बोलेंगे वी शेप। कभी वी शेप एग्जाम में ना लिखा हो तो बेंट कहेंगे, और अगर कभी बेंट ना लिखा हो तो हम एंगुलर बोलेंगे। हम एग्जाम्पल इसका भी लेके आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ और देखिएगा कि शेप ज्योमेट्री जो बिगड़ी है तो उससे ये शेप बना है, तो इसका असर इसके ऊपर भी आएगा। किसके ऊपर, बॉन्ड एंगल के अंदर। और लोन पेयर जितना बढ़ेगा सिस्टम के अंदर उतना बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। अभी इसका रीज़न हम पढ़ेंगे। थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जितने लोन पेयर के नंबर बढ़ेंगे उतना बॉन्ड एंगल मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, हम सिंपली ये बोलेंगे कि बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड के अंदर अलग अलग बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। क्लियर हो रही बात भैया? तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे लेस देन 120 डिग्री होगा। एक हम एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं। बहुत फेमस कंपाउंड है SnCl2, टिन का क्लोराइड ना। अब देखिए टिन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, कार्बन फैमिली का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड को फॉर्म कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हैं, लोन पेयर की फॉर्म में है, बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिन को लिखेंगे। देखिए वी शेप का मतलब क्या है, Cl को यहाँ लगाया हमने और इस लोन पेयर को हम यहाँ लगा देंगे। क्या आपको लोन, जब भी आप ज्योमेट्री या शेप देखिएगा तो सिर्फ बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट को देखना है आपको। इसको अरेंजमेंट को आप देखिए कैसा लग रहा है, वी शेप लग रहा है कि नहीं। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा, बताओ ये कितना होगा, इट इज़ लेस देन 120 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब ये बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ है, इसके बारे में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की थ्योरी है। उसने ये कहा थ्योरी ने कि जब लोन पेयर आएगा तो वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा।
लोन पेयर जो आएगा वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो जब ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा तो ये लोन पेयर इसको भी तो रिपेल करेगा। तो जब ये दोनों रिपेल होंगे, देखिए ये इसको रिपेल कर रहा इधर और ये इसको रिपेल कर रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की वो कम होगी, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कोई ऐसे था पहले, देखिए कोई ऐसे था 120 पे था, अब दोनों तरफ से लोन पेयर का उसके ऊपर जो है वो रिपल्शन बढ़ा, तो ये ऐसे होगा ना अब धीरे धीरे, तो ये एंगल जो बन रहा है वो बीच में क्या होगा? कम होता जाएगा ना। चलिए इतना आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके रीजन पे अगर हम आए कि दिस बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120y, तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक बात आप क्लियरली समझिए, आपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है, अगर हम दो वेक्टर को 120 पे रखेंगे तो उसका रिजल्टेंट यही होगा, तीसरा वेक्टर जो है, ये समझ में आ रहा है आपको? और जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इन दोनों का हम बॉन्ड का मोमेंट निकालेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर आएगा। इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर जो म्यू है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर हो जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो इस तरह का अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो उसका म्यू हमेशा 0 रहेगा। मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कहलाएगा। लेकिन कुछ लोग इसका गलत मतलब समझते हैं। ये तभी होगा जब यहाँ पे ये तीनों सराउंडिंग एटम सेम होंगे, तभी तो मोमेंट इनका सेम होगा। अगर आपने 2 क्लोरीन 1 फ्लोरीन ले लिया तब नहीं होगा, तीनों क्लोरीन तीनों ब्रोमीन तीनों फ्लोरीन तब। तो इस तरह के अगर मॉलिक्यूल हैं तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर एडिशन होता है बॉन्ड मोमेंट का और ऑर्बिटल मोमेंट का। 2 तरह के मोमेंट होते हैं। जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट, और जब किसी एटम के ऊपर लोन पेयर होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट। तो देखिए बॉन्ड मोमेंट का रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? आप इस बात को यहाँ अप्लाई करिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये दोनों बॉन्ड मोमेंट है और ये क्या है? ऑर्बिटल मोमेंट है। तो बॉन्ड मोमेंट को कभी ऑर्बिटल मोमेंट कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और अगर होगा तो बताओ दिस कंपाउंड इज पोलर। हम आगे आपको जो है डाइपोल मोमेंट टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें डिटेल में आपको ये बताएंगे। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होंगे वो पोलर होंगे, कुछ ना कुछ उनका डाइपोल होगा, ज़्यादा हो कम हो लेकिन कुछ ना कुछ होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं नीचे, देखिए क्या बताएंगे आप।
हमारे पास 3 स्पीसीज हैं। एक का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। एक स्पीसीज का नाम है ओजोन। ये क्वेश्चन 16 ग्रुप में NCERT में है जो आपको पढ़ा रहे हैं। और एक स्पीसीज हमारे पास इसमें ग्रुप 15 की है और वो है नाइट्राइट NO2-। कह रहे हैं इन तीनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, उस कंपाउंड का शेप बताना है तीनों में। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। एक हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। अब सबसे पहले देखिए क्या करना है, एक तो कुछ याद नहीं करना है ना, कोई फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक, एकदम हम लोग मतलब एकदम खाली हैं और बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये मालूम है क्योंकि ये ऑक्सीजन के नीचे है, ये क्लियर हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन एक जो एटम है वो डाईवैलेंट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 4 ले लिया। इसका मतलब इसके ऊपर एक लोन पेयर है। तो हम ये कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। हमेशा आप ये बात हमारी याद रखिएगा, बॉन्ड पेयर कभी देखा नहीं जाता, बॉन्ड पेयर एग्जाम में लिखा होता है। ये जो नंबर है यही बॉन्ड पेयर है, ये हमेशा पेपर में लिखा होगा। सिर्फ हम क्या निकालते हैं, लोन पेयर निकालते हैं बस। तो बॉन्ड पेयर अगर 2 हैं तो 2 दूना 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, तो वो हो गया एक लोन पेयर। तो SO2 में कॉन्फ़िगरेशन आ गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बोलो, sp2 हो गया क्योंकि टोटल 3 पेयर है, और V शेप हो गया। बोलो भैया समझ पा रहे हो कि नहीं, ये किसका हमने निकाला है, SO2 का। अब हम आते हैं ओजोन पे। बताओ इसमें कितने सराउंडिंग एलिमेंट हैं, 2 और एक सेंट्रल। तो SO2 और ओजोन दोनों बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में सेम है। आपका नजरिया नहीं है उस तरह का, बदलिए अपने आप को। SO2 में एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ क्या है, एक ऑक्सीजन है फिर दोनों ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ग्रुप उसी का तो है जिसका सल्फर है। इसका मतलब जो ये है वही ये भी है। एक जो सेंट्रल ऑक्सीजन होगा उसके बाहर 6 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो 2 दूना 4, तो 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, sp2 V शेप या बेंट। क्लियर, बेंट को हम लोग एंगुलर भी कहते हैं ना। चलिए यहां आइए, इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 5 + 1 एक एक्स्ट्रा लाया है ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए इसमें से, 4। इसका मतलब एक लोन पेयर इसके पास भी है। इट मीन्स इन तीनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, sp2 V शेप बेंट एंड एंगुलर, एंड दे ऑल हैव बॉन्ड एंगल क्या, लेस देन 120 डिग्री। ठीक, और ये भी हम कह सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा भी लगना चाहिए, कि बिना डाइपोल मोमेंट पढ़े हुए आप डाइपोल मोमेंट बता रहे हैं। क्योंकि इनमें अगर एक लोन पेयर होगा तो किसी भी एंगल पर रख दो, इन बॉन्ड पेयर के मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये स्लाइटली क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। अभी आप बहुत ज़्यादा इस पे फोकस ना करें, ये आगे का टॉपिक है। अभी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालें वो बेहतर है। हम ये चाहते थे कि इनमें से जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है वो आपको बना के दिखाएं। तो ओजोन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो बना के दिखाते हैं आपको। ये आपने कॉपी कर लिया, बोलो भैया, ठीक। हम ओजोन आपको बना के दिखाते हैं। देखिए हमने ऑक्सीजन एटम लिया, ये सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है, ठीक। हमने डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम को जोड़ दिया, और एक
ये बात हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ भी हम क्यों डबल बॉन्ड नहीं बनाते, एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट से क्यों जोड़ते हैं, तो अभी आगे हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। तो ये देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर है। इस ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है इसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी का है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ओजोन में खर्च कितने हो गए? 4। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बाकी है। ये अगर हम ओजोन के ऑक्सीजन के सेंट्रल के सारे इलेक्ट्रॉन गिने, देखिए 2 यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में है, एक इस बॉन्ड में इसका है, एक इस बॉन्ड में है, और इस बॉन्ड के अंदर दोनों इसी का है क्योंकि बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट। तो पूरे 6 हो गए। बताइए क्या साफ आपको दिख रहा है कि अगर इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन लिखें तो 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, दिस इज sp2। ज्योमेट्री आपको साफ दिख रही है, शेप उसका कि क्या है, वो एंगुलर है। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? लेस देन 120 डिग्री। ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जो हमें पढ़ना है बच्चों, और इसका बॉन्ड एंगल आप हमेशा ध्यान रखिएगा इतना होता है 117, 117। एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया कि ओजोन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं, तो बहुत क्लियर है। देखिए दिस सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, तो सिग्मा, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए? 2, और एक क्या है? पाई। तो 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। लिख लिया आपने? 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। आप हमें बताइए, अगर हम एल्युमिनियम का क्लोराइड ले लें, AlCl3, AlBr3, हम ऐसा कर लें कि आप क्यों ज़्यादा परेशान हो, हम AlX3 ले लेते हैं, कोई भी हैलोजन ले लें ना। बस यहाँ ध्यान रखिएगा F नहीं हो सकता, क्योंकि एल्युमिनियम का जो फ्लोराइड होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, और हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है? कोवेलेंट में। भाई हाइब्रिडाइजेशन वहीं तो होगा जहाँ ओवरलैपिंग हो बॉन्ड में, तो ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट। तो AlX3 लिया, इट में भी Cl3, इट में भी Br3, इट में भी I3, और हमने इस ग्रुप का एक और लिया, और वो ले लिया हमने बोरेट आयन ना, बोरिक एसिड का आयन है। हमने कार्बन की फैमिली में हम गए, वहाँ से कार्बोनेट आयन ले लिया, ठीक। फिर हम और आगे बढ़े, किसी और फैमिली में आए, नाइट्रोजन के परिवार में आए, और उसका नाइट्रेट ले लिया, ठीक। एग्जामिनर डिफरेंट क्वेश्चन में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इन सवालों को पूछ रहा है कि इनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन और उनका शेप क्या होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे बताने की। हम यहाँ से अगर शुरू करें तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड पेयर बन गए, कोई लोन पेयर नहीं होगा, यही बॉन्ड पेयर है बेटा जो यहाँ लिखा है। तो 3 इसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं, यही बॉन्ड पेयर है। बताइए यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। अब खाली हमें ये निकालना होता है कि लोन पेयर कितने हैं, ये चेक करना है। तो देखिए ये तो खत्म हो गया, 3 थे तो तीनों यूज हो गए। यहाँ आइए, बोरान इसी परिवार का तो है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 ये बाहर से लाया है, तो 3 और 3 6, एक ऑक्सीजन 2 लेगी, तो 2 3 6। इसका मतलब यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन के पास अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाया है, 4 2 6, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है, तो तीनों ने 6 ले लिया। इसका मतलब यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ आइए 5 and 1 6, और इसने क्या ले लिया? 6। इसका मतलब सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 3 बॉन्ड पेयर है और इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो बताइए इस सिचुएशन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। क्लियर? और बताइए यहाँ पे
रेगुलर ज्योमेट्री होगी, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, और यहां एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल इक्वल होगा 120 डिग्री के। ठीक, एक छोटी सी बात हमें और बतानी है। देखिए, एलिमेंट एक ही है लेकिन वो नेचर में कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक एलिमेंट है, कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कभी उसमें फर्क जो है उनके स्ट्रक्चर का आता है, कभी जो फर्क है वो नंबर ऑफ एटम्स में आता है। एलिमेंट एक ही है, पीरियोडिक टेबल में उसकी जगह एक है बच्चों, लेकिन वो नेचर में एग्जिस्ट करता है कई फॉर्म में। कभी उसमें डिफरेंस आ रहा उनके स्ट्रक्चर्स में, कभी डिफरेंस आ रहा नंबर ऑफ एटम्स में। तो इनको हम लोग बोलते हैं अपर रूप, हिंदी में कहते थे, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको, एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स हमेशा पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे रखे जाते हैं। एलिमेंट एक ही है, स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया, नंबर में फ़र्क आ गया तो एलोट्रॉप है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर एग्जांपल कार्बन है, जिसको हम नेचर में अगर देखें तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में और फुलरीन की फॉर्म में। तो कार्बन जो है सेम एलिमेंट है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है। बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो डिफर कर रहा है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से डिफर कर रहा है। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम बदला और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बदल गए तो हाइब्रिडाइजेशन भी तो बदल जाएगा। इसका मतलब एलोट्रॉप्स में भी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, जबकि एलिमेंट क्या है वो सेम। ऐसे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, दोनों ऑक्सीजन एटम के ही बने हैं, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में क्या है, ये भी क्या है, एलोट्रॉप्स है। तो कभी आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि एलोट्रॉपी की वजह क्या है, तो एलोट्रॉपी 2 तरह से होती है, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर या ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एग्जाम्पल आर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, एंड कार्बन में ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन आर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो कॉपी में नीचे लिखिए, इन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स, इन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन, और ऐसे लिख लीजिए, ये आपको पता होगा डायमंड ना, इसमें भी जो एलिमेंटल फॉर्म है वो क्या है, कार्बन है। ठीक, दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इसमें भी जो एलिमेंटल फॉर्म है वो क्या है, कार्बन है। और एक तीसरा एलोट्रॉप है इनका, उसका नाम है फुलरीन, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है C60। डायमंड को, ग्रेफाइट को कार्बन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब थोड़ा देखिए, जो डायमंड होता है उसमें एक जो कार्बन एटम है वो हमेशा 4 कार्बन एटम से जुड़ता है। एक कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ता है, 4 कार्बन से जुड़ता है। तो जरा हमें बताइए, जो सिंगल कार्बन है ये सेंट्रल, वो कितने सिग्मा बना रहा है, 4। तो कोई लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब डायमंड का जो कार्बन है वो sp3 है, और जो डायमंड के अंदर कार्बन का अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, और वो 3D स्ट्रक्चर है। ठीक, sp2 का एग्जाम्पल नहीं है ये। तो डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ता है, 4। चारों बॉन्ड सिग्मा है। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो 3D में होती है, 3 डायमेंशनल। तो ये क्लियर हो गया आपका कि डायमंड इसमें नहीं आता। बच्चों, ग्रेफाइट और जो फुलरीन है, ये दोनों, इनमें कार्बन एक समय पे 3 ही कार्बन से जुड़ता है। इसीलिए
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इनका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, प्लेनर होता है। ये भी प्लेनर है, हेक्सागोनल रिंग बना के प्लेन में जुड़ते हैं, ये भी प्लेनर है, फुटबॉल लाइक शेप होता है ना, पढ़ाएंगे आपको आगे। तो बताइए ग्रेफाइट और फुलरीन में कार्बन क्या है? sp2 है, और डायमंड में जो कार्बन है वो sp3 है। अब इस पे अगर आप गौर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायमंड है वो कोवेलेंट सॉलिड है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कोई पोलैरिटी नहीं है, यहाँ आयंस नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे तो ये आयनिक सॉलिड तो हो ही नहीं सकता। तो बताइए कोई आपसे पूछे कि डायमंड जो है वो कैसा सॉलिड है? कोवेलेंट है, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच में बना है? कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ कोई आयन नहीं है। जब आयन होता तब आयनिक सॉलिड बनता, ठीक। तो डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की डिफिनीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो कंपाउंड आयनिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, और पता है धरती पे जितने कंपाउंड नोन है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का है डायमंड की फॉर्म में। तो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है ये कि सॉलिड कैसा है? कोवेलेंट, बट इट हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और हम कहते हैं कि इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। तो कुछ अपोजिट लग रहा आपको कि नहीं लग रहा? कि है कैसा? नरम मिजाज का, कोवेलेंट है, ये आयनिक नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो बच्चों उसका रीज़न है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है और जाइंट स्ट्रक्चर है। जाइंट का मतलब ऐसे जुड़ता हुआ ये बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेता है। तो ड्यू टू जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर इट इज अ कोवेलेंट, बट इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल एंड इट इज कॉल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। क्लियर हो गया? तो इस स्ट्रक्चर की वजह से, बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, नेटवर्क स्ट्रक्चर है। लिख लो, नीचे लिखो, डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड, डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड, diamond is a covalent solid but it have high melting point या highest melting point, जो भी आप कह लो, due to its three dimensional network structure, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। बताओ ग्रेफाइट और फुलरीन में क्या है? जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। चलिए, तो आज का अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कॉपी में नई हेडिंग डालिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कुल कितने ऑर्बिटल हैं जरा हमें कंफर्म करिए? 4। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी अब बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ाओगे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑल 4 आर बॉन्ड पेयर, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी 3 आर बॉन्ड पेयर, 1 इज लोन पेयर, और लास्ट पॉसिबिलिटी 2 आर बॉन्ड पेयर एंड 2 आर लोन पेयर। तो 3 पॉसिबिलिटी। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ाओगे पॉसिबिलिटी पे हम लोग ध्यान देंगे, वो बढ़ती जाएगी। तो पहली पॉसिबिलिटी पे काम करो, 4 BP हैं लेकिन कोई इसके पास LP नहीं है, LP का मतलब लोन पेयर नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसके पास एक लोन पेयर हो, तो बताओ बॉन्ड पेयर एक कम होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी पे अगर हम आए लास्ट पे, तो 2 बॉन्ड पेयर है
और 1 2 लोन पेयर है। कुल 3 पॉसिबिलिटी है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब बताइए इसमें तीनों में से रेगुलर ज्योमेट्री का केस कौन सा है? फर्स्ट वाला, जिसमें लोन पेयर नहीं है। क्लियर? तो बच्चों यहां पे जो रेगुलर ज्योमेट्री है इसकी वो ये है, इट इज टेट्राहेड्रल। ये रेगुलर ज्योमेट्री है। ये बॉन्ड एंगल इसका, जब रेगुलर ज्योमेट्री होती है तो मॉलिक्यूल से मतलब नहीं होता, हमेशा बॉन्ड एंगल सेम होता है। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम 28 मिनट को 0.5 डिग्री ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 109.5 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से डिस्टॉर्शन होगा ज्योमेट्री में, इसका जो शेप है वो चेंज होने लगेगा। अब यहां पे जब एक लोन पेयर होगा तो रिपल्शन जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। तो यहां जो शेप बनेगा, अभी हम बना के आपको दिखाएंगे, वो शेप कहलाएगा पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल यहां पे कम हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल लिया तो कितना होगा। जब आप 2 लोन पेयर करोगे तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्शन कम होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शन। यहां पे रिपल्शन कैसा लगेगा? लोन पेयर, और ये सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पे और एंगल कम हो जाएगा और इसका जो स्ट्रक्चर है वो वी शेप या बेंट या हम लोग एंगुलर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम आपसे कहें कि ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन है, बताइए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या बनेगा? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल यहां होगा, फिर बॉन्ड एंगल यहां होगा, फिर बॉन्ड एंगल यहां होगा। जब बॉन्ड पेयर होगा तो हमेशा एंगल मैक्सिमम होगा। यहां देखिए सिर्फ बॉन्ड पेयर है। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि रिपल्शन मिनिमम होगा। जब बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के साथ आएगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, एंगल कम हो जाएगा। और अगर लोन पेयर रिपल्शन आ गया तो एंगल बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये अमोनिया का केस है 107 डिग्री, ये पानी वाटर का केस है 104.5 डिग्री। क्लियर? नोट करिए, हम आपको एक एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, यहां एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम से वो जुड़ेगा। ये टेट्राहेड्रल होगा। ये एंगल हमको मिलेगा 109 का ये। और हमेशा ध्यान रखिएगा टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, इसीलिए एक लाइन हमेशा डॉटेड बनाते हैं हम लोग। अब हम आते हैं इस पे पिरामिडल पे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनिया। बताइए अमोनिया के अंदर क्या होगा? एक लोन पेयर होगा ना, 3 बॉन्ड पेयर, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है अमोनिया नाइट्रोजन में। तो देखिए कैसे बनेगा। लोन पेयर हम ऐसे रखेंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। मतलब स्ट्रक्चर ये भी क्या है? 3D में है। ये सारे 3D में है। ये हो गया। अब हमसे कोई पूछे कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो उसके कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये बॉन्ड एंगल हमारा 107 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? ठीक। यहां पे आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का। देखिए यहां ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। अभी कितने बचे हैं? 4। इसका मतलब यहां 2 लोन पेयर हैं। देखिए तो यहां 2 लोन पेयर इस तरह लगेगा। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। देखो यहां पे जो रिपल्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये इसको रिपेल करने लगेगा। देखो ये इसको रिपेल करने लगेगा, ये इसको रिपेल करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत तेजी से एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो ये बॉन्ड एंगल और घट जाएगा और वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है।
तो कोई आपसे पूछे कि ये 107 क्यों हुआ, तो जवाब क्या देना, ड्यू टू लोन पेयर, देखो लोन पेयर है ये, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। कोई आपसे ये वाला पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, ये वाला, तो क्या आंसर देना, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। और अभी से दिमाग में बिठाओ, ये बात आगे हम पढ़ाएंगे तुम्हें कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होता है, लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। गुड, इसको सीखेंगे हम लोग। तो वाटर का शेप कैसा कहोगे, वी शेप कहेंगे हम। जब हम हाइड्रोजन के चैप्टर में आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर आते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है वाटर का, जो आपने अभी देख लिया है, और एक जो ज़्यादा सवाल आता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का आता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो H2O2 है उसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्सीजन का, वो सेम है जैसे वाटर में है। बस फ़र्क क्या है कि वहाँ एक ऑक्सीजन से दो लगा था, यहाँ एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन लगा है। गौर से देखिए क्या है ये, देखिए ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, इसके बीच में ये बॉन्ड है ना। बुक के अंदर स्पाइरल, बुक के अंदर जो बाइंडिंग है, जो स्पाइरल लगे हैं, वो ये है, ठीक, दोनों ऑक्सीजन में। और बच्चों, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे अगर ये वाला हाइड्रोजन इस प्लेन में आता है, किताब के इस पन्ने में आता है, तो ये वाला इस पन्ने में आता है। अगर ये वाला हाइड्रोजन बुक के इस पन्ने में, देखिए स्पाइरल है तो दोनों तरफ पेज होंगे ना, बुक में दोनों तरफ पेज होंगे, तो अगर ये इस पेज में आता है, गौर करिए, तो हमेशा ये इस पेज में आएगा। पर्पज क्या है दोनों का अलग होने का? पर्पज ये है टू मिनिमाइज रिपल्शन। केमिकल बॉन्डिंग में हर अरेंजमेंट का आंसर है टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये हो गया। अब आप गौर से देखिए, इस ऑक्सीजन पे दो ही बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां प्रेजेंट हैं जैसे वाटर में थे। क्लियर? तो हम उन 4 इलेक्ट्रॉन को यहां पे लिख के आपको दिखा रहे हैं। तो इनको अपने रिपल्शन को क्या करना है? मिनिमाइज करना है, इसीलिए इनको यहां कर दिया। अगर ये दोनों एक ही प्लेन में आ जाते बेटे, तो लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन हो जाता। तो इन्होंने दोनों के पेज को अलग करके रिपल्शन को मिनिमाइज किया है, और इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। अगर आप इसको गौर से देखिए इस स्ट्रक्चर को, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आपको बात समझ में आ रही हो, कैसा स्ट्रक्चर है ये? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। दोनों OH जो है वो नॉन प्लेनर है, ये हटा देते हैं। हमें आप जरा ये समझा दीजिए, इसकी बात हम लोग हाइड्रोजन के चैप्टर में करेंगे। अभी खाली इतना समझाना है आपको कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों एटम सेम है। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है इसके पास, ये पोलर है। ये क्लियर है? इसका मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसमें और वाटर में पहला डिफरेंस ये है कि वहाँ पे दोनों जो OH बॉन्ड है वो पोलर है, यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड भी है और पोलर भी है। अब आप ये देखिए, अगर ये और ये एक प्लेन में होते तो एक दूसरे के मोमेंट को कैंसिल कर देते, लेकिन ये बच्चों एक दूसरे के प्लेन में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला इसको कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो जल्दी से बताना है तुम्हें कि जो स्ट्रक्चर है H2O2 का वो कैसा है। बताओ क्या बोलोगे? वी शेप कहोगे या कुछ और बोलोगे? तो इनको कहा गया
क्योंकि सिमिलरिटी थी इनकी खुली हुई किताब की तरह, तो कहते हैं इसको ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमने ऊपर लिख दिया है। ये खुली किताब की तरह स्ट्रक्चर क्यों बना? बिकॉज बोथ OH ग्रुप लाई इन अपोजिट प्लेन एंड दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर आप इतना लिख लें, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। बताओ इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या होगा? sp3, क्योंकि इसके ऊपर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो ये पोलर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमेशा अब तक जितना पढ़ा आपने इसके पहले सिर्फ टर्म यूज हुआ है बॉन्ड एंगल, कोई और एंगल का नाम नहीं आया। यहाँ से बच्चों एक नया एंगल जनरेट होता है, उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो H2O2 के अंदर जो डाईहेड्रल एंगल है वो क्या है वो आपको समझना है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसी स्ट्रक्चर में हम दोबारा से आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों बॉन्ड हैं। देखिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आपको समझाने के लिए खाली 2 हमने डॉटेड लाइन बना ली है, मतलब पन्ना हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो पेजेस हैं कॉपी के वो कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे कर लिया और इसको हमने यहां से मिलाया। आपको किताब जैसा दिखे तो हमें बताइएगा, दिखने लगा बुक की तरह? तो देखिए, जो बॉन्ड एंगल होता है वो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उनके बीच का एंगल होता है। तो देखिए ये जो है ना, ये बॉन्ड एंगल है ये, और ये वैल्यू होती है 94.8। अब आप थोड़ा सा समझिए कि sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि रिपल्शन का मैग्नीट्यूड वाटर के कंपैरेटिवली डबल हो गया है। वहां एक ही ऑक्सीजन थी, 2 लोन पेयर था, यहां 2 ऑक्सीजन है, 4 लोन पेयर है। तो ये बॉन्ड एंगल है जो कम हो गया। कुछ लोग समझ नहीं पाते इसको, कहते हैं कि सर वहां कम हुआ था यहां तो बढ़ गया है। तो ये बॉन्ड एंगल ये है जो कम हुआ है। किताब के पन्नों के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल नहीं है, ये तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल हमने निकाला है। और बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। कौन सा एंगल? डाईहेड्रल एंगल। तो बताओ, अगर कोई पूछे कि बॉन्ड एंगल घट गया कि बढ़ गया, तो आंसर क्या होगा? घट गया है 109 से, क्योंकि 109 से हम इसको कंपेयर करेंगे। ये तो किताब के पन्नों का एंगल है और इसको हम क्या कहते हैं? डाईहेड्रल एंगल। एग्जाम के दिन ये θ1 लिखा होता है, ये θ2 लिखा होता है। ऐसे यहाँ पे निशान बना के आपसे पूछते हैं कि हमेशा ज़्यादा कौन होगा। आप हमेशा ज़्यादा याद रखिएगा, डाईहेड्रल एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल। हमने जो H2O2 यहाँ लिया है बच्चों, वो गैसियस फेज में लिया है। अगर हम सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। फिर से क्लियर कर रहे हैं, ये वैल्यू बदलेगी, ये वैल्यू, लेकिन जो तुम्हें पढ़ना है मेडिकल और जेईई के एग्जाम के लिए वो ये पढ़ना है। ये वैल्यू नहीं रटनी कि 111 है यहाँ 94 है, ये बदल जाएगी गैसियस फेज में सॉलिड फेज में, लेकिन हमेशा ये वाला एंगल बड़ा होगा इस एंगल से। ठीक, 2 तरह की यहाँ बॉन्ड लेंथ भी है। देखिए वाटर में नहीं था, 2 तरह की बॉन्ड लेंथ भी है। अगर हम इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें, ठीक, तो ये वाला बॉन्ड हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, स्पाइरल ना। और ये वाला क्या है? OH के बीच का बॉन्ड है। तो हमेशा याद रखिएगा R1 इज ग्रेटर देन R2।
एम्स के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। छप गया, जल्दी लिखिए। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में θ1 θ2 R1 और R2 की फॉर्म में एम्स के एग्जाम में पूछा गया था। ये वैल्यू 147.8 होती है और ये वैल्यू 95 होती है। यूनिट क्या होती है? पिकोमीटर। लिख ले, आपको याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है। इसको ऐसा भी नहीं याद रखना कि कहीं भी लिखा हो तो यही ज्यादा होगा। ये हो सकता है ना पेपर में कि यहां R1 लिख दें, यहां R2 लिख दें। बोलो भैया ना, तो ये जहां लिखा है उसको देखना है हमेशा। ये एंगल बड़ा होगा इस एंगल से, ये एंगल बड़ा होगा इस एंगल से, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इस बॉन्ड लेंथ से। तो इसके जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक में कहाँ पे दिए हैं? हाइड्रोजन के चैप्टर में, हाइड्रोजन के चैप्टर में। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी क्लियर हो गई। ये भी क्वेश्चन आपने लगा लिया। तो बताइए H2O2 के पास कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कि नॉन पोलर? दोनों होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि H2O2 का मॉलिक्यूल कैसा है तो आंसर है पोलर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, तो पोलर मॉलिक्यूल है। तो आप जहाँ पे आपने लिखा था नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, वहीं पे लिख लो दैट इज वाई। कहीं लिखा होगा ना, देखो पीछे, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो लिखो दैट इज वाई। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर लिखा है ना पहले से, वहीं लिख लो दैट इज वाई। यही रीजन है। H2O2 is a polar molecule. 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 क्लियर हो गई बात? चलिए कुछ स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम लोग, जैसे SiCl4, बोरान का हाइड्राइड BH4-, ऐसे ले लेते हैं, हाँ, और PO4 3-, SO4 2-, ClO4 1-, इस तरह का कुछ आपके पास स्ट्रक्चर पेपर में गिवन है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो सेंट्रल एलिमेंट है उनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ जगह है थोड़ी सी, एक और ले लेते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, लेकिन समय की थोड़ी लिमिटेशन है बेटे। चलिए इतना बहुत है, इतने पे देख लेते हैं। अब कह रहे हैं जो कोई एटम है इसमें से सेंट्रल वाला, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के हमें पूरी कहानी बतानी है। तो आप किसी एक को चुनिए जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। किसी एक को चुन लीजिए जो आपको इसमें थोड़ा टिपिकल ज़्यादा लग रहा हो। हाँ, किसको चेक कर लें? PO4 को कर लेते हैं। देखिए आप लोग बेवकूफ़ हैं, हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि ये सब एक ही हैं बेटे, ये सब एक ही लिखे हुए हैं ना, ये अलग अलग है ही नहीं। तो किसी को भी ले लो। ये देखो तुम्हें लग रहा होगा अलग है ना, लेकिन अलग नहीं। 5 3 8 2 4 8, ये देखो 6 2 8 2 4 8, 7 8 2 4 8, यहाँ देखो 5 -1 4 4 4 4 3 1 4 4। इसका मतलब इन सब के पास 4 बॉन्ड पेयर है और किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं। चेक कर लो, बोलो।
तो बताओ सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये सब क्या है, टेट्राहेड्रल, सब में बॉन्ड एंगल 109। आप किसी में भी चेक कर लो। देखो सल्फेट में अगर हम सल्फर की बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है कहीं से उधार लिया, तो 6 और 2 कितने हो गए 8। एक ऑक्सीजन कितना ले लेगा 2, तो 2 चौका 8 हो गया कि नहीं, तो लोन पेयर बचा नहीं। और ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके वैलेंस में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको चैप्टर शुरू जब किया होगा तो एक लाइन में ये बताया होगा आपको ना, ऑक्टेट रूल की हेडिंग में ये बताया होगा। तो इस पे जब आप चौंकते हैं तो हमें लगता है कि आपने पहले पढ़ा नहीं इस बात को घर पे जा करके। क्या एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाएं, आप खुद से बोलिएगा क्या होगा। देखिए ये देखिए, ये आ जाए और ये आ जाए, क्या ये दोनों, एग्जामिनर कह रहा है कि क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं। अरे भैया ये सब आइसो स्ट्रक्चरल ही तो हैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम स्ट्रक्चर। तो एग्जामिनर कह रहा है कि क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। देखो 7 1 8 क्लियर, इसका मतलब बॉन्ड पेयर 3 है, तो एक लोन पेयर बच रहा है ना। ये देखो 6 2 8 और 3 ही है ये, तो एक लोन पेयर बच रहा। इसका मतलब ये लोग हैं तो sp3, लेकिन ये सब कैसे लोग हैं, पिरामिडल हैं। इसका मतलब ये क्या है, सब आइसो स्ट्रक्चरल है। AIPMT के अंदर ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पेयर आइसो स्ट्रक्चरल है। ये हमने सिर्फ उसका सही वाला ऑप्शन बना के आपको दिखाया है, बाकी 3 ऑप्शन और हैं वो गलत है। तो हमने आपको अभी तक 3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाए, sp, sp2 और sp3। चलिए कॉपी में नीचे लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट having odd electron, hybridization of central element having odd electron, having odd electron, ऐसे सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। हम एग्जाम्पल क्वेश्चन की फॉर्म में है मेरे पास, हम उसको कुछ ले करके आपको दिखाते हैं। ठीक, देखिए हमने ले लिया CH3 ऑड इलेक्ट्रॉन, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक, तो देखिए कंसेप्ट ये है हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, लेकिन कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके पास। ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। इसका मतलब ये हुआ कि यार इस ऑर्बिटल से हमें कोई मतलब नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि ये वाला क्या है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहेगा। कहाँ पे रहेगा ये, अनहाइब्रिडाइज में। और बताओ हाइब्रिडाइजेशन में हम किसको काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को। ठीक, तो हमारे पास कुल मिला के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बचे, 3। तो हम यहाँ से इन्हीं तीनों को लेंगे और हम ये कहेंगे कि ये जो रेडिकल है वो sp2 है ना, और इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। कोई दिक्कत, ट्राइगोनल प्लेनर है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, क्योंकि हमने इसको शामिल ही नहीं करा ना। ये कहाँ है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है।
ठीक। अब थोड़ा सा आप गौर से ये देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा। ये कार्बन है, इसके पास ये 3 हाइड्रोजन एटम है, इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक अपना एक हाइड्रोजन का। ये इस तरह से 3 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं ये कैसे हैं? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिडाइज। sp2 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, 120 का एंगल भी बना के आपको दिखा दिया ऐसे। अब हम आते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ऑड वाला। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, कैसे एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं, देखिए आप समझ जाएंगे। घर में भाई था बड़ा, ठीक है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो हम ही लोगों के साथ तो छत पे सोता था। देखो यही नहीं समझ पा रहे। हम लोग सारे लोग चटाई बिछा के छत पे गांव पे सोते थे, तो वो भी तो आके सोता था। जब पानी हम लोग छींटा मार लेते थे पहले, तो वो भी आता था, थोड़ा ठंडक होगी। हम गांव की बात कर रहे हैं। क्या था वो, क्यों था? क्योंकि हम भी अनहाइब्रिडाइज थे, वो भी अनहाइब्रिडाइज था। अनहाइब्रिडाइज का मतलब अनमैरिड, अनमैरिड। हम भी अनमैरिड थे, वो भी अनमैरिड था, तो हम लोग आके अपना छत पे सोते थे। तो सारे अनमैरिड लोग एक जगह पे रहते थे ना, ठीक। अब उस भाई की शादी हो गई, बारात वरात गए हम लोग, भाभी आ गई हमारी। अब क्या हुआ? अब वो भाई हमसे दूर हो गया, क्योंकि वो मैरिड हो गया अब, और हम अभी भी क्या रहे, अनमैरिड। इसका मतलब अनमैरिड और मैरिड लोग कभी एक साथ नहीं रहते। तो देखो ये सब पहले एक ही तो थे सब, अब इनका क्या हो गया, इनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, और ये बेचारा अभी भी क्या है, अनहाइब्रिडाइज। तो हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री लाइफ की ही केमिस्ट्री है। लाइफ के सारे रूल एज इट इज यहां यूज होते हैं। तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएगा वो सब हमेशा एक प्लेन में आ जाएंगे, और जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ वो उससे हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। बोलो, अब हम लोग छत में हैं, भैया नीचे हैं। अरे हाँ, तो ये समझो, अब ये लोग देखो, ये सब लोग हैं, ये हाइब्रिडाइज हो गए। जो ये बचा हुआ है ये बच्चों इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे, ठीक। तो बताओ ये कैसा ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज। ये सब तुम्हें आना चाहिए ना, तभी क्वेश्चन समझ पाओगे तुम। वहां अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां होता है। इसका मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एट राइट एंगल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। जल्दी छापो, फिर इसके नीचे लिखो, जल्दी से लिखो। नीचे लिखो, इन फ्री रेडिकल odd electron is present, odd electron is present in free radical, odd electron is present in unhybridized orbital, in unhybridized orbital in unhybridized orbital at right angle, right angle का मतलब बच्चों perpendicular, at right angle to the molecular plane। बोलो भैया, क्लियर है बात? ठीक है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा देखिए, ये CH3 था, तो
एक दिमाग में बात आ गई कि यार जो फ्री रेडिकल होते हैं वो प्लेनर होते हैं। ये बात सही है कि जो ऑर्गेनिक में फ्री रेडिकल होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और प्लेनर होते हैं। लेकिन हम एक ऐसा एग्जाम्पल ला रहे हैं जिसमें इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब ये आ जाए, वो सारे फ्री रेडिकल जितने लिखे थे ऑर्गेनिक वाले, वो C2H5 हो, CH3 हो, टर्शियरी ब्यूटाइल हो, एनीथिंग, तो वो हमेशा sp2 और क्या होंगे, प्लेनर। बच्चों जब यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हम फ्लोरीन लगाते हैं तो तुरंत ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये sp3 हो जाता है और इसका जो शेप है ना वो भी चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। तो फिर सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों हो गया। लिख लीजिए पहले, जल्दी करिए। देखिए यहाँ पे CF3 के अंदर जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और इसकी साइज इसके कंपेरेबल होती है, हम आपको बना के दिखाएंगे लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप परेशान ना होइएगा। P ब्लॉक में हम आपको इसका डिटेल वर्जन दिखाएंगे। ये देखिए, देखिए वहाँ क्या था, पहले हाइड्रोजन एटम था, उसके पास कुल जमा पूंजी 1 इलेक्ट्रॉन की थी और उसने ये वाला बॉन्ड बना के अपना पीछा छुड़ा लिया था, काम खत्म। यहाँ जो फ्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, अभी इसके पास 3 लोन पेयर हैं। क्लियर? इन दोनों की साइज कंपेरेबल है, दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है, बिकॉज बोथ आर सेम पीरियड एलिमेंट, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो साइज और एनर्जी कंपेरेबल होने से इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को अप्रोच करने लगता है, जिसको हम इनऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अगर बात आपको समझ में आ रही हो तो फिर 3 ये पहले से थे और एक ये जो इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है बच्चों, इसकी वजह से हम चौथा ऑर्बिटल भी कंसीडर कर लेते हैं और इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहने लगते हैं, sp3। तो एल्काइल फ्री रेडिकल में कार्बन sp2 होगा, लेकिन अगर हम 3 फ्लोरीन एटम लगा दें तो वो sp3 हो जाएगा और उसका शेप पिरामिडल होगा। और ऐसा माना जाता है कि ये किसकी वजह से होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये बात, ठीक। बैक बॉन्डिंग क्या है अभी आपको नहीं पता है, इसलिए हम स्ट्रक्चर यहाँ नहीं बना रहे। P ब्लॉक में आपको पूरा बैक बॉन्डिंग सिखाएंगे, फिर उसको बनाएंगे। तो अभी आप नोट कर लीजिए sp3 और पिरामिडल जल्दी से। तो इसको हमेशा ये मानना है आपको कि ये sp3 है और पिरामिडल है। ऐसी हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, बहुत फेमस है ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, NO2। इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। देखिए अगर गौर से आप देखिए तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है, इसका मतलब यहां है ये। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, 5 थे, एक यहां बचा हुआ है अभी, तो 4 ही तो बचे अभी। उन चारों ने इनके साथ कंबाइन कर लिया ना, तो 2 ही तो बॉन्ड पेयर बने। अरे 2 ही ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बने। इसका मतलब बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp और शेप होना चाहिए लीनियर। लेकिन जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो पता है तुम्हें, ये sp2 शेप हो जाता है। क्लियर हो रही बात? फिर से बताते हैं। अभी हमें नहीं कुछ पता, हम कह रहे हैं कि ये आया एग्जाम में, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। क्लियर हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन यहां है तो 4 है बचे भी। तो उन दो ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो कुल बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी बनी, 2। लोन पेयर है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, लीनियर। लेकिन जब हम देखते हैं मॉलिक्यूल को प्रैक्टिकली तो वो sp2 शेप दिखता है।
हमको ये NO2 ऐसा दिखता है, मतलब हमको नहीं, जिसने भी देखा होगा, हमने तो नहीं देखा, ऐसे दिखता है। तो हमको ये लगता है कि यार ये ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइज हो गया, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, अनहाइब्रिडाइज में। इसका मतलब इसके साथ कुछ हुआ है, और वही हुआ है जो वहां हुआ है, क्योंकि इन दोनों की साइज भी कंपेरेबल है, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो इसने अपना लोन पेयर वहां अप्रोच कराया है, और इसीलिए हमने इस ऑड इलेक्ट्रॉन को भी क्या मान लिया है, पेयर्ड मान लिया है। तो बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2-3 एग्जाम्पल हैं, अभी आगे और सिखाएंगे आपको, जहां पे जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहां पे बॉन्ड एंगल पता है तुम्हें कितना होता है, 122 लिख लो, ठीक। ये 132, कभी 131 लिखा हो, 130 लिखा हो तो नियर अबाउट रहता है। तो 2 हमने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्लियर कर लिया कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2 और sp3। अब आगे हम लोग सीखेंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन।